नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेरिका चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज व्हाइट हाउस और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अमेरिका में वोटिंग प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अमेरिका के निर्णायक राज्य कौन कौन से हैं जहां के परिणाम पूरे अमेरिका के परिणाम पर असर डालते हैं। साथ ही हर चुनाव में राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सोमवार को ही क्यों होती है और 5 नवंबर को इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद कब तक ये चुनाव संपन्न होगा। आपको ऐसे ही कई सवालों का जवाब देंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है व्हाइट हाउस। अमेरिका के चुनाव पर स्पेशल कवरेज करें हमारे स्पेशल फॉरेन कोरेस्पोंडेंट अविनाश कल्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज भारत के साथ थोड़ा सा इसको जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत में जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु और कई राज्य हैं जो लोकसभा के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वैसे अमेरिका चुनाव के अंदर वो कौन कौन से राज्य हैं जो निर्णायक हैं, वहां वोटर्स मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं या फिर पार्टी आधारित मजबूत गढ़ है। गढ़ शब्द इंडिया में इस्तेमाल होता है, मैं नहीं जानता अमेरिका में होता है नहीं होता। नहीं, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि गढ़ से करते हैं। देखिए, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे कुछ होती है रेड स्टेट जो कि रिपब्लिकन्स के लिए वोट करती है ट्रेडिशनली, तो करीब करीब उनकी संख्या अभी 50 राज्यों में से 25 है। डेमोक्रेटिक की जहां तक हम बात करें तो इस चुनाव में 18 ऐसे राज्य हैं जो ब्लू वोट करेंगे और जो स्विंग स्टेट होती है उन्हें हम पर्पल कहते हैं। तो 7 ऐसे राज्य हैं जो इस बार निर्णायक होंगे। उनका कुल वोट संख्या है 93। तो उन 93 में से सबसे ज्यादा जो वोट लाएगा उसकी संभावनाएं ज्यादा बनती है। तो ये राज्य जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं फिर बोलता हूं, एरिजोना, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, ये प्रमुख राज्य है। लेकिन अविनाश सर, भाई गढ़ भी तो ढहाए जाते हैं। हमने देखा है कि कभी कोई इंडिया में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज वो बीजेपी का गढ़ है। जो दोनों का हुआ करता था वो किसी और थर्ड पार्टी का गढ़ है। क्या वहां जो स्विंग स्टेट के अलावा जो पार्टियों के मजबूत गढ़ है उनका वोटर स्विंग नहीं होता? देखिए, पार्टियों का जो वोट स्विंग है या जिस तरह से गढ़ माना जाता है, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ राज्य तो निर्धारित है कि ये किस तरफ वोट करेंगे। जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका मैंने अभी नाम लिया कि ये इस चुनाव में स्विंग स्टेट है और वो क्यों होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो पेंसिल्वेनिया वो स्टेट है जहां पे ये चेंज हुआ। पिछले चुनाव में बाइडेन आगे थे, तो उससे पहले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप यहां से जीते। मिशिगन एक और ऐसी सीट है जहां पे अगर हम देखें तो वो ट्रेडिशनली 2016 से पहले डेमोक्रेटिक वोट करती आई थी। 16 में उन्होंने रिपब्लिकन वोट किया और 20 के चुनाव में फिर से डेमोक्रेटिक हो गई, लेकिन इस बार मामला बहुत नजदीकी है। तो ये सीट्स होती है और इनका फैक्टर ये रहता है कि अमेरिकी चुनाव जो होता है वो कुछ केंद्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट एक पर्सनालिटी होता है, एक करिश्मा होता है, तो पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन है। अगर हम अभी की चुनाव की बात करें तो जब तक जो बाइडेन इस चुनाव की रेस में थे, पेंसिल्वेनिया जो है उस पर जिस तरह के रुझान आ रहे थे वो डेमोक्रेट्स के लिए बिल्कुल पिछड़ चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन जब से नॉमिनेशन में कमला हैरिस आई है तब से वहां पे मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक हो गया है। तो पर्सनालिटी को लेके भी इलेक्शन ड्राइव करता है कि उस पर्सनालिटी की क्या पोजीशनिंग रहेगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है कि वो पर्सनालिटी किन मुद्दों पे अपनी क्या राय रखते हैं। लेकिन अविनाश जी, हम जब से इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं एक शब्द बहुत कॉमन है, नेक टू नेक। हम कह रहे हैं कि भाई पता नहीं चल रहा कि किधर जाएगा इलेक्शन। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन 18वीं सदी के अंदर अमेरिका में ऐसी स्थिति 2 बार बनी जब दोनों पार्टियों को बराबर वोट मिले। और फिर अगर ऐसा इस बार भी रहता है और टाई की स्थिति बनती है तो फिर इलेक्शन का परिणाम जो आएगा, राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो कैसे चुना जाएगा? साल हो सकते हैं शायद 1800 और 1824 के आसपास हो सकते हैं। देखिए, जो आपने कहा ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अभी कई जगहों पे इसकी बातचीत भी हो रही है, लेकिन संभावनाएं बहुत क्षीण रहती हैं। चाहे बहुत कम मार्जिन से भी निकले पर निर्णय क्लियर आता है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है जैसी कि पहले 2 बार बन चुकी है 18th सेंचुरी में,
तो उसे कहते हैं कंटिंजेंट वोट। तो उसमें जो कांग्रेस है वो डिसाइड करती है कि वोट देती है। कांग्रेस में हर स्टेट को एक वोट मिलता है और वो जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वोट कास्ट करता है और उस कंटिंजेंट इलेक्शन में जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वो चुनाव जीतता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें अमूमन ये होता है कि बैलेट पे दो कैंडिडेट होते हैं। आप देखेंगे ट्रम्प वेंस और हैरिस वॉल्ज। लेकिन अगर टाई होता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए अलग वोटिंग होती है। तो ये एक संभावना बन सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जानकार यहां बताते हैं, लेकिन चांसेस कम है। सर 5 तारीख को राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। हम देखते हैं भाई लंबा चौड़ा चुनाव में जो एक साल तक चल रहा है, तो ये जो प्रक्रिया शुरू होगी ये कितने महीने चलेगी सर? देखिए, जो आपने कहा इनका इलेक्शन वोटिंग का पीरियड 15 दिन रहता है। जैसा हम बात कर चुके हैं कल कि 15 दिन के करीब वोटिंग चलती है और इनका मत प्रतिशत भी करीब करीब जो ट्रेडिशनली देखे तो 56% के करीब रहा है। लास्ट इलेक्शन में 60 क्रॉस किया था। और जो प्रक्रिया होती है वो 9 से 10 महीने की होती है। प्राइमरीज होते हैं जहां पे पार्टीज के अंदर जो दावेदार होते हैं वो आके अपने अपने विचार रखते हैं कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं इस तरह से लड़ूंगा। उन्हें प्राइमरीज कहा जाता है। दोनों पार्टियों के प्राइमरीज और कॉकस होते हैं और वो 10 महीने के करीब होते हैं। 10 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। 3-4 महीने वो प्रक्रिया चलती है। फिर दोनों पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट चुनती हैं। फिर वो करीब करीब 3-3.5 महीने कैनवस करते हैं। और एक बहुत ही रोचक बात है कि हर नवंबर का दूसरा जो मंगलवार होता है वो तय होता है कि वोटिंग इसी दिन होगी। सर मंगलवार है या सोमवार है? सर मंगलवार होता है। हर नवंबर का दूसरा मंगलवार होता है। ठीक है। और ये एक बड़ी रोचक बात है। अमेरिका का जो चुनाव है, जैसे हमने कल बात किया था कि इलेक्शन कमीशन नहीं होता, ये ट्रेडिशन से बहुत बना हुआ है। एक ट्रेडिशन थी कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन पहली बार राष्ट्रपति बने तो 2 बार राष्ट्रपति रहने के बाद 4-4 साल के टेन्योर के बाद वो ऊब गए। उन्होंने कह दिया अब मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा। तो उसके बाद करीब करीब 100 साल तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि इसको कंटेस्ट करे। कोई भी आदमी 2 बार से ज्यादा नहीं रहता था क्योंकि वॉशिंगटन नहीं रहे। तो यहाँ ट्रेडिशन का बहुत महत्व है। तो इसीलिए 5 ये जो नवंबर को चुनाव होने हैं मंगलवार को, इसकी कहानी भी 18वीं शताब्दी के करीब जाती है। 1845 के करीब शायद ये नियम आया था। ठीक। उस वक्त अमेरिका एक एग्रीगेरियन कंट्री हुआ करती थी और उस वक्त यहाँ पे फसलें नहीं होती थी। तो डिसाइड किया गया कि एक ही दिन वोट डाला जाए। तो और ये भी था कि चर्च यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वीकेंड होता है वो चर्च और प्रेयर्स और सर्विस के लिए रिजर्व रहता है। तो उन्होंने कहा नहीं, चर्च वाले दिन वोटिंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने मंगलवार एक तय किया कि ये वो दिन है जब किसान फ्री रहता है तो सब लोग आके वोट कर जाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ 1845 में और तब से आज तक ये परंपरा चलती आ रही। एक और सवाल सर, भाई हम हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं कि चुनाव में ही चल रहे हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगर निगम, कभी पंचायत के, कभी बाई इलेक्शन, और उसके चक्कर में कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगती रहती है, काम बाधित होते रहते हैं। अब 4 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनना और 1 साल के आसपास इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरना, क्या वहां भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है और उसकी वजह से काम बाधित होते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 साल मतलब 25% टाइम तो इलेक्शन में निकल गया। नहीं, यहाँ इस तरह से कोई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता। जो काम होते हैं वो बिल्कुल चलते रहते हैं। चुनाव के वक्त में हमने देखा कि चुनावी साल है तो भी यहाँ जो बड़े डेलीगेट्स आते हैं, लोग आते हैं, जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। यहाँ हमारी तरह कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता। और यहाँ के बैलेट पेपर की एक और खासियत है, हमारे यहाँ जब हम जाते हैं तो एक पर्टिकुलर चुनाव एक होता है, लेकिन यहाँ मल्टीपल इलेक्शन साथ होते हैं। जो कांग्रेसमैन होते हैं जिनकी टर्म पूरी होने वाली होती है उनका भी वोट चल जाता है उसी वक्त। जो छोटे कॉर्पोरेटर हैं वो भी एक वोट में आ जाते हैं। और 2 साल बाद एक और मिड टर्म इलेक्शन भी होता है जिसमें जिनकी और टर्म्स फिनिश हो रही है वो हो जाती है। तो बिल्कुल तयबद्ध प्रक्रिया होती है। जो बैलेट पेपर आता है उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, और यहाँ जो लोकल जजेस होते हैं या लोकल काउंसिल होते हैं, अगर उनके भी चुनाव आसपास हो तो वो भी उसी वक्त उसी एक बैलेट पेपर में डिसाइड। इसको मोटे तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन कह सकते हैं सर जी? आप इसको मोटे तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि भारत में इस बारे में बातचीत हो रही है। देखिए, हमें भारत और अमेरिका का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग तौर पे है, तो हम उसको एक साथ देखना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ फिक्स टाइम पे इलेक्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 4 साल का टेन्योर है, तो 2 साल के बाद एक मिड टर्म इलेक्शन होगा ही होगा, जिसमें कि
जिन कांग्रेसमैन की या सेनेटर्स का टर्म पूरा हो रहा है उनका वापस इलेक्शन आता ही आता है। पर हाँ, जी। हमारे जितने सारे इलेक्शंस यहाँ नहीं होते, और यहाँ जो लोकल गवर्नेंस है, जो मैंने कहा एक ही साथ तय कर लिया जाता है, तो उसके इलेक्शंस एक साथ फिनिश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होता नहीं है, और कोड ऑफ कंडक्ट भी इतने नहीं लगते। जो रेगुलर प्रोसेस है वो चलते रहते हैं, यहाँ चुनाव के दिन छुट्टी भी नहीं होती। ओके सर, बहुत कुछ पता चल रहा है। टेम्परेचर क्या है वहां का? अभी हम बात करें तो करीब 7 डिग्री के आसपास है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे वहां की स्पेशल कवरेज के दौरान जानकारियां लेते रहेंगे। अविनाश कला जी हमारे फॉरेन कोरेस्पोंडेंट हैं, अमेरिका के अंदर रहकर अमेरिकी चुनाव को देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, और उन्हीं की नज़र से हम इस चुनाव को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।